आज हमारे सामने एक पहेली है। एक तरफ है सामाजिक न्याय का बहुत जरूरी लक्ष्य और दूसरी तरफ है हमारे संविधान की खींची हुई लक्ष्मण रेखा। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कुछ नए नियम इन दोनों के ठीक बीच में खड़े हैं। तो आज हम एक किताब यूजीसी नियम, आरक्षण और संवैधानिक सीमा रेखा की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम क्या एक पुल बनाते हैं या फिर एक दीवार खड़ी करते हैं। हमारे पास इस किताब के कुछ बहुत अहम हिस्से हैं, इसकी प्रस्तावना, कुछ अध्याय और इसकी शब्दावली। तो हमारा मकसद है इसकी जो मुख्य तर्क हैं उनकी गहराई में उतरना और ये समझना कि ये किताब सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रक्रिया के बीच संतुलन पर क्या कहती है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल से शुरू होती है। क्या एक नेक उद्देश्य को पाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो संवैधानिक सीमाओं को लांघ सकती है? किताब का मूल तर्क यही है कि प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिणाम। ये सिर्फ मंजिल की बात नहीं है, बल्कि उस रास्ते की भी बात है जिस पर चलकर हम मंजिल तक पहुंचते हैं। तो चलिए इसी रास्ते को थोड़ा और समझते हैं। किताब की शुरुआत में ही ये साफ है कि यूजीसी के ये नियम अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। उद्देश्य बहुत नेक है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो फिर किताब को समस्या कहाँ दिखती है? मतलब ये कहना कि नेक इरादे से बनाए गए नियम खतरनाक हो सकते हैं, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। यहीं पर ये विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। किताब कहती है कि उद्देश्य महान होने के बावजूद अगर उसे लागू करने की प्रक्रिया में ही कोई बुनियादी खामी है तो हमें रुककर सोचना होगा। किताब की प्रस्तावना में एक लाइन है जो कहती है, किसी नीति का उद्देश्य चाहे कितना भी उदात्त क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है तो हमें उस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना होगा। और इस चर्चा की जरूरत के लिए किताब 4 मुख्य कारण बताती है। ठीक है, तो क्या है वो आधार जिन पर किताब अपना पूरा तर्क खड़ा करती है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है, संविधान सर्वोपरि है। ये तो ठीक है, तो हर कानून के लिए सच है, इसमें क्या खास है? खास ये है कि किताब इसे सिर्फ एक कानूनी बिंदु की तरह नहीं देखती। वो कहती है कि संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं बल्कि मूल्यों का एक दस्तावेज है। अच्छा। और कोई भी नीति, चाहे उसका मकसद कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उन मूल्यों के दायरे के अंदर ही होनी चाहिए। दूसरा कारण है, प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। न्याय सिर्फ दिखना नहीं चाहिए बल्कि निष्पक्ष तरीके से होता हुआ भी दिखना चाहिए। मतलब अगर प्रक्रिया ही पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है तो नतीजा चाहे जो भी हो उस पर सवाल उठेंगे ही। और तीसरा, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं विवादास्पद है। हाँ, तीसरा तर्क दीर्घकालिक प्रभावों से जुड़ा है। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि आज हम जो प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं वो भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाती हैं। और यहीं पर किताब एक बहुत गंभीर चिंता जाहिर करती है जिसे वो पहचान आधारित निगरानी तंत्र कहती है। एक मिनट, पहचान आधारित निगरानी, आइडेंटिटी बेस्ड सर्वेलेंस, ये तो बहुत भारी शब्द है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या किताब इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि ऐतिहासिक रूप से भेदभाव भी तो पहचान आधारित ही हुआ है? तो क्या उस भेदभाव से लड़ने के लिए एक पहचान आधारित समाधान जरूरी नहीं है? कहीं ये निगरानी शब्द थोड़ा ज्यादा तो नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और किताब भी इस दुविधा को समझती है। उसका तर्क ये नहीं है कि पहचान आधारित समस्याओं का समाधान पहचान आधारित नहीं होना चाहिए। चिंता इस बात को लेकर है कि जब आप किसी एक समूह की सुरक्षा के लिए एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जो उनकी हर अकादमिक गतिविधि पर नजर रखता है, तो आप अनजाने में एक मिसाल कायम कर देते हैं। अच्छा, फिर बन सकती है। बिल्कुल। किताब का डर इस तंत्र के सामान्यीकरण को लेकर है। और चौथा कारण है सभी छात्रों का हित। किताब का मानना है कि एक स्वस्थ, भयमुक्त शैक्षिक वातावरण सबके लिए फायदेमंद होता है। सही बात है। तनाव या निगरानी का माहौल किसी के भी सीखने की प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, तो अब मैं समझ रहा हूँ। ये किताब आरक्षण के विचार के खिलाफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे लागू करने के खास तरीके पर सवाल उठा रही है। ये एक प्रक्रियात्मक आलोचना है, न कि एक वैचारिक विरोध। ये बहुत जरूरी फर्क है। एकदम सही। किताब साफ तौर पर कहती है कि यह आरक्षण के विरुद्ध अभियान नहीं है। इसका मकसद सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रक्रिया को एक दूसरे के सामने खड़ा करना नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ लेकर चलना है। अभी तक हमारी बातचीत बहुत कानूनी और प्रक्रियात्मक लग रही है, लेकिन मैंने देखा कि किताब अचानक एक बहुत ही दार्शनिक मोड़ लेती है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक यूजीसी नियम की आलोचना करते करते उपनिषद तक पहुंचना, ये थोड़ा अजीब लगता है।
इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? हाँ, और ये कनेक्शन ही इस किताब की आत्मा है, कह सकते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये महाउपनिषद का एक श्लोक है जिसका सार है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ऐसी सोच संकीर्ण मन वालों की होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। किताब में जिक्र किया गया GBSB4U यानी ग्लोबल ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड बियॉन्ड फॉर यू, इसी प्राचीन भारतीय दर्शन को आज के संवैधानिक ढांचे में लागू करने की एक कोशिश है। ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा वैश्विक विचार है।